ठीक है बेटे, स्टार्ट किया जाए। तो क्या दिया है देखिए इंट्रो में, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे रिलेशन फंक्शन 11th का, तो इसमें शुरू में एक लाइन दे रखी है, मच ऑफ मैथमेटिक्स इज अबाउट फाइंडिंग ए पैटर्न, ए रिकॉग्नाइज्ड लिंक बिटवीन क्वांटिटी दैट चेंजेस। ठीक है, हम जो भी कुछ फिजिक्स में कर रहे हैं और जो भी कुछ मैथ्स में कर रहे हैं, या मतलब पूरा इंजीनियरिंग है या कुछ भी हमारी रियल लाइफ में जो भी चीजें चलती है, तो हम क्या करते हैं उसमें एक पैटर्न खोजने की खोजते हैं। मतलब हमेशा इसमें लगे रहते हैं कि भाई क्या पैटर्न है। जैसे हमने क्या किया भाई, वेलोसिटी डिस्टेंस के बीच में रिलेशन निकाला, एक्सीलरेशन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला, फोर्स निकाला। तो कोई भी चीज जो चेंज हो रही है वो चेंज क्यों हो रही है, उसके पीछे का जो पैटर्न है, वो पैटर्न को ही फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको ही हम मैथमेटिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी सिलसिले में क्या है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब रिलेशन है, मीन्स क्या रिलेशन है एक्चुअली, क्या है कि जैसे हम फोर्स की बात कर रहे हैं, या हम जैसे हाँ फोर्स की बात करते हैं, इम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, हम हीट की बात करते हैं, जो भी चीजें चेंज हो रही है रियल लाइफ में, सही है, सही है। या अगर मान लीजिए हम अपने बॉडी की बात करें, तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अभी जैसे कोरोना वाला टाइम है, तो इस टाइम पे अगर आप ये देखोगे कि हमारी बॉडी में कोई भी जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है, तो वो जो चेंज हो रही है, वो जो चेंज हो रही है, तो उसका रिलेशन क्या है, किस कौन से ऐसे आपके पैटर्न है, या ऐसे कौन से एविडेंसेस आ रहे हैं, या कौन से सिचुएशंस है जिसकी वजह से चीजें चेंज हो रहा है, या सिम्टम्स की अगर हम बात करें, तो ये जो रिलेशन है ना, यही हमारा साइंस है, और इसी मैथमेटिक्स भी इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। तो अब क्या कर रहे हैं, हमने ये पैटर्न निकालने की जो कोशिश की है, तो देखिए लिबनिथ लिबनिथ रूल आप पढ़ोगे अभी, जब लिमिट्स पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे लिबनिथ के बारे में। तो लिबनिथ ने ये चीजें स्टार्ट की हुई थी। तो आप देखिए पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे हमारे पास कुछ कुछ पैटर्न ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या पैटर्न जो हम पढ़ते हैं, m इज लेस देन n, m इज लेस देन n भी क्या है, m और n दो क्वांटिटी के बीच में, दो नंबर के बीच में एक पैटर्न है। सिमिलरली रिलेशन वर्ड मीन्स आपका लाइन l इज पैरेलल टू लाइन m, ये भी एक रिलेशन है। सबसेट a इज ए सबसेट ऑफ b, ये भी एक रिलेशन है। तो ये सब क्या है, दो क्वांटिटी के बीच में हम एक पैटर्न निकाल रहे हैं, और इसी पैटर्न के सिलसिले में हमने रिलेशन की बात की कि भाई दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन है तो है क्या। तो हम इन सभी एग्जांपल में क्या देख रहे थे, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट इन सर्टेन ऑर्डर, जो ऑब्जेक्ट दिया है इनके बीच में कोई ना कोई ऑर्डर है, इस ऑर्डर को हम देख रहे हैं। तो अब जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिया था, इसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो रिलेशन कैलकुलेट करने वाले प्रोसेस में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात की थी। अब उसके लिए हमारे पास तीन एग्जांपल दे रखे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो सबसे पहला एग्जांपल दे रखा है कि अगर ए में आपके पास कोई दो, अगर ए की अगर आप बात करते हो, तो ए में आप देखिए आपको दो कलर दे रखे हैं, रेड और ब्लू कलर दिया हुआ है। और उसके साथ में अगर हम बात करते हैं बी में, तो बी में 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो ये आपका रेड रेड और ब्लू दो कलर दिए हुए थे। अब इन दोनों कलर के साथ में क्या है, बी का असाइनमेंट करना हमें, कि बी को अरेंज करें या बी के साथ असाइन करें इसको। तो बी सी डी तीन ऑप्शन थे हमारे पास, बी सी और सॉरी एस। तो ये तो तीन हमने रेड के लिए कर दिए, तीन हमने एस के लिए कर दिए। तो हमें फाइनली यहाँ से क्या दिखता है कि ये जो डार्क डॉटेड है, 6 डार्क डॉटेड हमें मिलेंगे। मीन 6 पॉसिबिलिटीज ऐसी हो सकती है कि बी वाले जो बी सी एस है उसको रेड या ब्लू के साथ असाइन किया जाए। तो अब असाइन हमने जो किया हुआ है, तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मिल रही है, वो जो टोटल पॉसिबिलिटी है, इसी को हमने क्या कहा कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हमने ऑर्डर्ड पेयर बोला। फिर सिमिलरली हमने एक दूसरा एग्जांपल इसमें कंसिडर किया ऑर्डर्ड पेयर का, जो ये आप नंबर प्लेट देखेंगे। तो हमारे जितनी भी व्हीकल्स होते हैं उसमें जो नंबर्स होते हैं, उसमें देखिए आपके दो टर्म्स आते हैं। अब दो टर्म के बीच में रिलेशन क्या है, एक तो टर्म होता है आपका स्टेट, दूसरा होता है नंबर। तो हम स्टेट और नंबर दोनों को के बीच में एक असाइन कर रहे हैं, एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं।
वो रिलेशन से हमारा जो डीएल है, गाड़ी का नंबर है, वो बनता है। ठीक है, व्हीकल नंबर आपका। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल दिया, इसमें क्या दिया कि अगर दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तीन आपके पास स्टेट हैं, ये जो तीन स्टेट आपके पास दे रखे हैं, और हमने क्या किया, तीन नंबर ले लिए, 01, 02, 03। तो अब इस तीन नंबर को हमें तीन अलग अलग स्टेट में असाइन करना है। नंबर तो आप देखिए, एक ही गाड़ी का जैसा नंबर दो जगह पे हो सकता है, मगर आपका स्टेट बदल जाएगा तब। सिमिलरली यहाँ पे DL 01, MP 01 के, आपका कर्नाटक 01, ये आपके तीन हो गए। ऐसे करके हमारे पास 9 डॉटेड मिल रहे हैं, मीन्स आपके 9 तरह के पॉसिबिलिटीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है। दो, अगर हमारे पास दो अलग अलग सेट है, एक सेट में DL, MP और K, ये तीन एलिमेंट आ रहे हैं, और दूसरे सेट में आपका 01, 02 और 03 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये जो डॉटेड लाइन हमें मिल रखी है, तो इस डॉटेड लाइन से हमें क्या दिख रहा है कि टोटल 9 पॉसिबिलिटीज फॉर्म हो रही है। और इस 9 पॉसिबिलिटीज से इन्होंने क्या निकाला कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन वन सेट इज 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन अदर सेट इज 3, तो ये जो 3 है और 3 है, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे। सही है, ठीक है। तो आपके पास जो ग्रिड मिलेंगे, इसको ग्रिड बोला जाता है बेटे, तो आपके पास 9 ग्रिड मिलेंगे, और हर एक ग्रिड एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब डेफिनेशन क्या दिया गया, इफ गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट, डेफिनेशन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से हमें सीखना है चीजें। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q, the Cartesian product PQ is the set of all ordered pair of element from P and Q। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट दिए हुए हैं, तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं, तो इसका मतलब है सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मींस कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम P to Q। तो अब P to Q का मतलब क्या है, P क्रॉस Q हमने लिखा, तो फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू P एंड सेकेंड एलिमेंट इज बिलोंग टू Q। ये ऑर्डर्ड पे कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया आपका। अब क्या है कि जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो डेफिनेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आता है कि गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q। ठीक है, तो लाइन जो दे रखी है, गिवन नॉन एम्प्टी सेट P and Q, अगर P and Q नहीं दिया होता तो क्या होता, या P and Q एम्प्टी नहीं होते तो क्या होता, एम्प्टी नहीं है, अगर एम्प्टी होते तो क्या होता। तो नीचे लाइन में इसका आंसर दे रखा है, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ आइदर P और Q इज द नल सेट, अगर दोनों में से कोई एक नल सेट होगा, देन P क्रॉस Q विल ऑल्सो बी एम्प्टी सेट। अगर दोनों में से कोई भी एक सेट एम्प्टी होगा, तो P क्रॉस Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आप लोगे, तो वो बस फाई मिलेगा, वॉइड मिलेगा। तो इसके बारे में सर, इसके बारे में हमने बात किया था, है ना। फिर क्या है, यस सर। फ्रॉम द इलस्ट्रेशन गिवन अबव वी नोट दैट, ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन 1 हमें समझ में आ गई। ठीक है, कि अगर हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो P से Q कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब है, इस तरह से लिखे जाएगा आपका। दो तरह के फॉर्म हम फॉर्म करेंगे, जैसे हमने सेट्स में पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म के थ्रू भी लिख सकते हैं हम इसको, और आपका रोस्टर फॉर्म के थ्रू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, रोस्टर फॉर्म में नंबर्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे आप देखो, सिमिलरली एक और एग्जांपल इसमें दिया कि अगर हम A में जो एलिमेंट्स हैं, A में 2 एलिमेंट लें और B में 4 एलिमेंट लें, तो A में अगर 2 एलिमेंट लेंगे, B में 4 एलिमेंट लेंगे, तो A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B में, उसमें 8 पॉइंट्स आपको मिलेंगे, 8 ग्रिड मिलेंगे। तो ये A क्रॉस B के नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ ग्रिड जितने फॉर्म हो रहे हैं, उतने ही नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें एक लाइन लिखा है कि A1 B1 और A2 B2। सो A1 B1 और B1 A1, ये दो अलग अलग ग्रिड है। टू ऑर्डर्ड पेयर आर, अब देखो इसके बाद क्या दिया है, यहां तक का इस वाले पोर्शन में हम देखते हैं, तो यहाँ पे आपका हर एक A1 के लिए 4 ग्रिड है, A2 के लिए 4 ग्रिड दिया है, तो 8 ग्रिड ही होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक का जब हम पढ़ लेते हैं तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। सही है, यहाँ तक हमें क्या सीखना है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट दे रखे हैं ए और बी, तो ए और बी सेट का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, ये यहाँ तक का हमें सिखा दिया गया। ठीक है, कि अगर दो सेट हमारे पास दे रखे हैं, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है, तो इसी को हमने फाइनली m और n के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे mn हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट जो ये हमें यहाँ से सिखा रहा है वो क्या है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल। अगर कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है तो वो इक्वल तभी होंगे जब उसका फर्स्ट आपका कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंड एलिमेंट दोनों इक्वल होना चाहिए। क्या दिया है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। अगर पहला एलिमेंट इक्वल हो, सेकेंड एलिमेंट इक्वल हो, तब जाके हम उसको कहेंगे कि वो इक्वल है। जैसे अगर हम एग्जांपल 1 की बात करें तो 1 में क्या दे रखा है कि इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इक्वल टू 3,1। अब ये इक्वल दे दिया है तो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा फर्स्ट एलिमेंट को, आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को आपको फर्स्ट एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वेट करना पड़ेगा और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट। तो आप देखिए यहाँ पे आपका x प्लस 1 को 3 के साथ इक्वेट किया है और सेकेंड y माइनस 2 को 1 के साथ इक्वेट किया है। यहां से हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब जैसे ये चीज देखिए सिंपल सा दिया हुआ है, अभी इसी को अगर उसे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना होता तो वो इसके बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर डाल सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल सकता है, ठीक है, आपका वेक्टर डाल सकता है, इंटीग्रेशन डाल सकता है, कुछ भी। x प्लस 1 और y माइनस 2 इक्वल टू 3,1 एक बेसिक कंसेप्ट है, मगर यूज करने के लिए आपका इसका यूज इंटीग्रेशन तक का किया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली मान लीजिए कि अगर इसी क्वेश्चंस को मुझे क्या करना होता, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करना होता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे x की जगह पे या आपका x प्लस 1 दिया है, x प्लस 1 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू k और m ले लेता, वेयर k इज, अब मैं k को डिफाइन कर देता। अब k को डिफाइन मैं बहुत तरीके से कर सकता हूँ, समेशन ऑफ आर स्क्वायर, मैंने आर स्क्वायर प्लस आर वन कह दिया, आर इक्वल टू 1 टू n, ये मेरा k डिफाइन हो गया। ठीक है, सिमिलरली m को मैं कुछ डिफाइन कर दूं, इंटीग्रेशन ले लूं या आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ले लूं, आयोटा के फॉर्म में ले लेता हूं कि i टू द पावर आपका r इक्वल टू 1 टू 2021। ठीक है, तो इस तरह से मैं k और m को डिफाइन कर सकता हूं। तो बेटे ऐसा है कि कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, मगर जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा किसी दूसरे कंसेप्ट के साथ, चैप्टर के साथ में, तो ये थोड़ा सा आपका जेई पॉइंट ऑफ व्यू वाला क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा, जेई लेवल का। तो अब देखिए नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड जो हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम क्या सीख गए कि भाई अगर दो ऑर्डर्ड पेयर हमें दे रखे हैं तो दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब फर्स्ट एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट दोनों का इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इफ देयर आर p एलिमेंट इन सेट A, q एलिमेंट इन सेट B, देन देयर विल बी p मल्टीप्लाई q एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो इसी को हमने PQ लिखा। ठीक, तो अगर हमारे पास दो सेट दे रखे हैं तो हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं या ऑर्डर्ड पेयर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, either A B is infinite set, then so is A cross B। अगर सेट आपका नॉन एम्प्टी है और इनफाइनाइट भी जा रहा है तभी भी जाके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसमें आने वाले जो नंबर होंगे वो अलग बात है कि वो आपका इनफाइनाइट तक का चले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस A क्रॉस A, A क्रॉस A क्रॉस A। तो आपका A क्रॉस A में आप क्या करेंगे, देखिए आप इस तरह से लाइन डायग्राम फॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए A में A B C एलिमेंट है, B में भी A B C एलिमेंट है, C में भी A B C एलिमेंट। तो मैं इस A को कनेक्ट कर रहा हूं
अब इस ए के साथ में आपकी 3 पॉसिबिलिटी होगी, मीन्स आपका ए बी ए सी, ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हुए। सिमिलरली आपका बी बी ए बी सी 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे। इसी तरह से आपका सी के साथ में फिर से 3 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होंगे। तो टोटल हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो अब जो ये हम कर रहे हैं ना ए क्रॉस ए, ये कुछ नहीं है आपका, एक तरह से आप ये सोच लीजिए जैसे हम चेस में क्रॉस देखते हैं कि सर भाई 8 क्रॉस 8 करोगे तो आपका 64 हो जाएगा, सिमिलरली इसी तरह से। मगर क्या सर है, इसमें ज्यादा नहीं होगी ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा ये, ठीक है। सर, अब क्या 9 से ज्यादा नहीं होगे? है बेटे, 9 से ज्यादा होगे? 27 होगा। हाँ 3 27। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, हाँ हाँ 27 होगा। मीन्स इसी तरह से हम लिखते जाएंगे और भी ना। हाँ हाँ, तो अब क्या है कि मीन्स जैसे आपने यहाँ लिखा, फिर ए का ए के साथ किया है ना, तो ए का बी के साथ आएगा। ये तो 9 एक मैंने जब ए को डायरेक्ट लिया है तब आए हैं, है ना। फिर इसको ए को बी के साथ लेंगे, ए को सी के साथ लेंगे, बी को ए के साथ लेंगे, बी को सी के साथ लेंगे, सी को ए और बी के साथ लेंगे, तो आपका और आ जाएंगे ना। तो इस वजह से आपके टोटल 27 फॉर्म होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि देखिए 2 कंसेप्ट तो हम सीख चुके हैं। एक कंसेप्ट ये कि भाई दो जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल कब होगा, ठीक है। सेकेंड चीज हमने ये देखा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने होंगे, ये 2 पॉइंट हम चीज सीख चुके हैं। थर्ड हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास P और Q 2 सेट दे रखा है, तो अब हमसे ये हमें क्या सिखाना चाह रहा है कि भाई PQ कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको और QP कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ठीक है, P और Q, PQ का ऑर्डर्ड पेयर और QP का ऑर्डर्ड पेयर दोनों हमें लिखना आता है। तो डिफरेंस क्या है, इसमें P का एलिमेंट पहले आएगा, Q का एलिमेंट बाद में आएगा। इसमें Q का एलिमेंट पहले आएगा, P का एलिमेंट बाद में आएगा। अब ये इससे क्या सिखाना चाह रहा है, देखिए ये जो सिखाना चाह रहा है वो यहाँ पे है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होता है P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P क्रॉस Q इज नॉट इक्वल टू Q क्रॉस P। दोनों इक्वल नहीं होंगे आपके। अब इसी चीज का, इसीलिए इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ था कि आपका जो ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं जैसे DL02 हो गया, MP02 होगा, ठीक है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्डर इन विच दीज एलिमेंट्स आर पेयर इज, ऑर्डर इन विच दीज एलिमेंट आर पेयर्ड इज क्रूशियल। किस ऑर्डर में ये रखे गए हैं ये मायने रखता है हमारे लिए, ठीक है। देखिए उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटमेंट में ये समझा रहा था, फॉर एग्जाम्पल द कोड DL01 will not be same as the code 01DL। ये दोनों कोड सेम नहीं है, सही है। ये बात इसने यहाँ पे सिखाई कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, अगर DL01 लिखें या 01DL लिखें तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा। और इसी का एप्लीकेशन यहाँ पे इसने नीचे यूज कर लिया कि भाई P क्रॉस Q में आने वाला ऑर्डर्ड पेयर और Q क्रॉस P में आने वाला ऑर्डर्ड पेयर दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे बाय डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर क्या दिया है, बाय डेफिनेशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर। अब अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट AR का और इसका फर्स्ट एलिमेंट ये देखो A इक्वल टू R होना चाहिए, R इक्वल टू A होना चाहिए, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो, सही है। अगर आप A और R को डिस्टिंक्ट एलिमेंट कंसीडर करते हुए जा रहे हो या कंसीडर कर रहे हो तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है बेटे, सही है। तो यहां से हमने ये सीखा। तो इक्वलिटी वाले कंसेप्ट हमें समझ में आया कि P क्रॉस Q और Q क्रॉस P के जो ऑर्डर्ड पेयर है वो इक्वल नहीं होते हैं। कब तक का नहीं होंगे, जब तक का ये दोनों एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम ना हो जाए। जैसे 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तब तक का नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब देखिए क्या किया इसने, एग्जाम्पल 3 की अगर बात करें तो इसमें जो हमने सेट्स में पढ़ा था उस सेट्स का थोड़ा सा यूज किया। दूसरी बात कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज करिए। अब क्या है, यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं उसमें क्या है, B इंटरसेक्शन ऑफ C। तो B इंटरसेक्शन C में क्या, B और C में कॉमन जो है वो सब ले लेना है। तो 3 4 5,
3 4 5 6 बी इंटरसेक्शन सी लेंगे और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ हम कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको निकाल लेना है, ए क्रॉस सी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसका इंटरसेक्शन ले लेना है, मीन्स दोनों में जो कॉमन होगा वो कैलकुलेट कर लेना है। सिमिलरली आपका तो एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मान लीजिए हम फोर्थ वाला करते हैं। तो फोर्थ में क्या है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर मैं लूंगा ए क्रॉस बी तो 1 3 1 4 इस तरह से हमारे पास एलिमेंट आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 2 3 2 4 3 4 3 3 और 3 4 ये एलिमेंट हमारे आ गए जब हमने ए क्रॉस बी लिया। सिमिलरली आपका अगर हम ए क्रॉस सी की बात करें तो ए क्रॉस सी में 1 4 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 और 3 4 3 5 3 6। तो अगर हम इस ऑर्डर्ड पेयर में देखते हैं तो ये इसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर का यूनियन लेना है हमें बेटे। तो यूनियन लेना है मतलब क्या, जो कॉमन होगा वो एक बार ही लेंगे, तो जो डिफरेंट है उसको हम लिख देते हैं। तो 1,3 यहाँ पे यहाँ नहीं है तो 1,3 आ जाएगा, मीन्स क्या क्या आ जाएंगे देखिए 1,3 आ गए, 1,4 दोनों में तो एक बार लिया जाएगा, 2 3 नहीं है 2 3 आएगा, 2 4 यहाँ है तो एक बार लेंगे, 3 3 तो इसमें और इसका यूनियन ले लेना है, मीन्स आप जितने भी एलिमेंट है सबको एक एक बार सिंगल टाइम्स ले लोगे तो क्या हो जाएगा वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखिए एक बेसिक एग्जांपल इसने ये दिया कि भाई आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है या कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका यूज कैसे किया जा सकता है आपका दूसरे चैप्टर का यूज करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल 4 दिया हुआ था इसमें आपका बस नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बताने थे। पी एलिमेंट आपका 1,2 दिया है और फ्रॉम द सेट ऑफ पी क्रॉस पी मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो अगर इसमें 2 एलिमेंट है तो क्या 2 × 2 टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 8 एलिमेंट हो जाएंगे बेटे, सही है। तो इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट वो 8 एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एग्जांपल 5 है इसको मैंने इनपुट एंड करके भी लिखा है। एक्चुअली क्या है ना कि ये अभी दिखने में जितना आसान है, एक्चुअली क्या है जब आप पुरानी बुक पढ़ोगे तो पुरानी बुक में या अगर आप इंजीनियरिंग लेवल की बुक पढ़ोगे तो उस इंजीनियरिंग लेवल की बुक में क्या होगा, आपको आई आर स्क्वायर और आई आर क्यूब इस तरह से दिया जाता है, सही है। मतलब इन तीनों का रिप्रेजेंट मतलब ये आई आर का मतलब होता है आपका रियल नंबर लाइन और आई आर स्क्वायर का मतलब होता है आपका 2D में प्लेन, आई आर क्यूब का मतलब होता है आपका 3D स्पेस। तो वहां पे बेटे बोलेगा नहीं कि हम स्पेस में बात कर रहे हैं या मतलब हम प्लेन में बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली लिखते हैं इन आई आर, ठीक है। तो आई आर क्यूब आई आर स्क्वायर आई आर करके लिखते हैं। तो वहां की जो अंडरस्टैंडिंग है कि वहां पे वो चीजें रिप्रेजेंट हुई कैसे, वो यहाँ सेट से समझ में आता है। अब देखिए सेट में क्या दिया, इफ आर इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, आपका जो सेट है आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अगर दो रियल नंबर के एक्सिस को हम ले लेते हैं, मीन्स आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है क्या, ये दो रियल एक्सिस ही तो है आर और आर। तो इस आर और आर का जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये दोनों ही इनफाइनाइट सेट हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें हर तरह के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे 2D में। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि आर क्रॉस आर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, 2D प्लेन। और थर्ड आपका क्या है, आर क्रॉस आर से तो एक्स वाई जेड आपका, तो ये क्या होता है, ये आपका स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आर क्यूब जो है वो आपका 3D स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी के लिए तो आपका ऐसे ही है, मगर बेटे क्या है ना कि ये किस चीज की पॉसिबिलिटी को बताता है मैं बताऊं, हमारे जो प्लेन है वो nth प्लेन तक का जाते हैं। मीन्स क्या है कि बाद में आप देखोगे जो ये आई आर क्यूब है, सिमिलरली इसी तरह से आई आर टू दी पावर 4 होता है, आई आर टू दी पावर 5 से लेके हम आई आर टू दी पावर n, मीन्स हम यहाँ तक का जा सकते हैं। जैसे हमें प्रैक्टिकली हमें पॉसिबल क्या दिखता है कि हमारे पास 3D प्लेन है, तो इसके अलावा इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो रखेंगे कहाँ। मगर मैथमेटिक्स ने एक रास्ता खोल दिया कि भाई टाइम भी एक आपका डायमेंशन हो सकता है। जैसे ये क्या है ना आपके आर आर आर, ये 3 डायमेंशन है अलग अलग, तो ये आर क्यूब आपका एक स्पेस बता रहा है। सिमिलरली आर टू दी पावर 4 जो है, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, ये इसमें एक एलिमेंट आपका टाइम आ जाता है, टाइम एज ए डायमेंशन आ जाता है। सिमिलरली क्या देखा गया
कि भाई बाद में आप जब वेक्टर पढ़ोगे तो उसमें ये समझ में आएगा कि भाई आपके जो डायमेंशन है वो आप nth तक का ले सकते हो। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं कि हमारा जो प्लेन है वो क्या 1D 2D और 3D हो, वो 4D 5D 6D। जैसे अभी के टाइम पे क्या है, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं ना 5G 6G इन सब चीजों की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो प्लेन होता है, प्लेन आपका nth D तक का जा सकता है, n डायमेंशन तक का जा सकता है, ठीक है। अब वो n डायमेंशन कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं, जैसे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी ऐसा एलिमेंट जो 3 से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करता है, तो हर एक वेरिएबल एक डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो फैन है, वो फैन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज पे, सही है, उसके मोटर्स का स्ट्रक्चर्स कैसा फॉर्म हुआ है उस पर डिपेंड कर रहा है, सही है। उसके बाद उसके अंदर ब्लेड कैसे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद उसकी वायरिंग कैसी हुई है उस पर। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब अपने अपने में एक डायमेंशन, एक सिंगल डायमेंशन है। इन सभी डायमेंशन का कॉम्बिनेशन जाके आपका nth प्लेन फॉर्म हो रहा होता है, उन सबको कंसिडर करके। तो ये जो एग्जाम्पल 5 था, ये एग्जाम्पल 5 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटे। धीरे धीरे जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम्पल 5। तो आर, बस आर देगा तो आर का मतलब हमारा क्या है, 2D आपका एक सिंगल लाइन हो गई, सही है। उसके बाद 1D कह सकते हो आप, 1D। उसके बाद आपका 2D प्लेन होगा आर स्क्वायर, और आर क्यूब होगा तो वो 3D होगा या स्पेस कहेंगे उसको। अब हमारे पास एक्सरसाइज की अगर हम बात करते हैं तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके पास ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कर रखा है, एक्स और वाई कैलकुलेट करना था, कर चुके हैं हम। इफ द सेट A has 3 एलिमेंट, सेट B has 3 एलिमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट। 3 मल्टीप्लाई 3 6 एलिमेंट हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में इफ G इक्वल टू 7 और 8 दे रखा है और 5 4 3 मीन्स आपका G में 2 एलिमेंट है, H में 3 एलिमेंट है, तो हम दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। G मल्टीप्लाई H और H मल्टीप्लाई G दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर से। नेक्स्ट आपका है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। P में आपका m मल्टीप्लाई n दिया है, Q में आपका n मल्टीप्लाई m दिया है, P मल्टीप्लाई P क्रॉस Q में नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट होगा। इसमें 2 एलिमेंट और आने वाले हैं, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 4 एलिमेंट होने चाहिए थे, मगर यहाँ पे 4 ऑर्डर्ड पेयर गिवन नहीं है, तो ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इसमें 2 और क्या क्या आएगा, एक तो m आएगा और आपका n और n आएगा, ठीक है। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर और आएंगे। नेक्स्ट है आपका इफ A एंड B, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, बिल्कुल सही है, ये तो डेफिनेशन ही है आपका, सही है, तो ट्रू स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं A 1,2 और 3,4, ये 2 दे रखा है, तो A क्रॉस B। अब देखिए यहाँ पे B इंटरसेक्शन ऑफ 5 लिया, B इंटरसेक्शन 5 आपका 5 देगा, और 5 का क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट A के साथ लोगे, तो अभी हमने डेफिनेशन में शुरू में ही बात किया था कि अगर A और B में से कोई एक ऑर्डर्ड पेयर आपका जो सेट है वो क्या हो जाए, 5 हो जाए। तो अगर कोई एक 5 हो जाएगा, ठीक है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हेलो, तो 5 मिलेगा। 5 मिलेगा, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है आपका एग्जाम्पल 4 तक का हमारा हो गया है, सही है ना, तो 5 मिलेगा। हाँ सर। ये एग्जाम्पल अच्छा एग्जाम्पल है आपका, ये आपका बाय डेफिनेशन ही यूज किया, मतलब ये दोनों आपके जो हैं वो डेफिनेशन से यूज किए हैं, है ना, ये दोनों आपका डेफिनेशन है। नेक्स्ट है आपका ए में आने वाले एलिमेंट, अगर 2 एलिमेंट -1 और 1 है, तो फाइंड ए मल्टीप्लाई ए, तो ये कितना हो जाएगा आपका A 2 का 2 क्यूब 8 8 एलिमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ, तो हाँ ये सर, क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ आपका, सर। अब देखिए क्या है, अब रिवर्स कर रहा है। अभी तक का हमसे क्या कह रहा था, A के एलिमेंट दिए, B के एलिमेंट दिए, तो A के एलिमेंट B के एलिमेंट को आपको मल्टीप्लाई करना है, सही है, या आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है
सही है। अब क्या है, हम रिवर्स कर रहे हैं, हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया हुआ है, जस्ट इसका रिवर्स। अब इसका रिवर्स क्या करेंगे, ए और बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए और बी कैसे कैलकुलेट करें? अब क्या है कि ए जो सेट होगा, सेट में जो एलिमेंट आएंगे वो तो रिपीट होंगे नहीं। अब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, तो यहाँ ए है, ए है, बी है, बी है। इसका मतलब ए में आने वाले एलिमेंट क्या होगा, ए और बी। ठीक है। एलिमेंट तो रिपीट होगा नहीं सेट में, ठीक है। सेकंड आपका जो बी में एलिमेंट की बात करें तो एक्स वाई, तो दो एलिमेंट आएंगे एक्स और वाई। ठीक है। तो अब देखो दोनों प्रोसेस हम समझ गए कि अगर ए और बी दिया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालना है, और अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो ए और बी कैसे कैलकुलेट करना है। क्या दोनों हम कर लेंगे? हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि ए में आने वाले एलिमेंट और बी में आने वाले एलिमेंट जो है वो जो सेट में वो रिपीट नहीं होने वाले हैं, ठीक है। वो एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। नहीं होने वाला। 7 जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी अगर हम बात करते हैं तो ए में आने वाले एलिमेंट आपके क्या हैं, 1,2। ए में आने वाले एलिमेंट 1,2 है, बी में आने वाले एलिमेंट 3,4 है। तो ए क्रॉस बी आपको लिखना है, तो हम लिख सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, कितने सबसेट होंगे। तो ए क्रॉस बी की जब हम बात करते हैं तो इसमें 4 एलिमेंट होंगे, और सबसेट की बात करें तो सबसेट कितना होगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 2 की पावर 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ बी इक्वल टू 3, ठीक है। ए और बी दोनों ही आपका ये 3 और 2 दिया है। इफ x, 1, y, 2, z, 1 are 3 एलिमेंट ऑफ या 3 ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड ए एंड बी। तो मैं ये जानता हूँ फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा, तो यहाँ पे x, y, z 3 दिया है और यहाँ पे 3 ही हो सकते हैं, तो x, y और z। अगर हम बात करें तो बी में देखो क्या है, एक तो 1 हो गया और दूसरा 2। तो बी में क्या क्या आएगा, 1 और 2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 ही हैं, तो 2 के ज्यादा पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकती, सही है। तो ए और बी हमारे मिल गए। तो इस तरह से आप ए बी कैलकुलेट करोगे। फिर क्या दे रखा है, जेड। अच्छा क्या है, फाइंड ए बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। ठीक है बेटे, निकाल चुके हम। लास्ट जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट। ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है 9 है। अब उसमें से 2 एलिमेंट हमें पता है। अब हम ये जानते हैं ए क्रॉस ए लेंगे तो ए क्रॉस ए में आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो दोनों में, मतलब देखो ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट होगा, पहले वाले ए और सेकंड वाले ए दोनों सेम ही सेट है। तो अब क्या है, 3 एलिमेंट है इसमें, और हमें क्या कह रखा है, देखो कि इसमें से 2 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो हमें पता है। एक तो -1, 0, दूसरा 0, 1। अब इसमें 3 एलिमेंट होंगे तो 3 डिफरेंट एलिमेंट हमें क्या क्या मिल रहे हैं, -1, 0 और 1। 3 ही ऐसे हैं जो हमें डिफरेंट मिल रहे हैं। और इसमें आपसे 9 कह रखा है, तो ए क्रॉस ए 9 होने का मतलब क्या है, 3 का होल स्क्वायर है ना, या 3 × 3। तो आपके पास 3 एलिमेंट होंगे, और 3 एलिमेंट क्या, -1, 0, 1, ये 3 एलिमेंट आपके हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ये देखो, मतलब पूरे एक्सरसाइज में एक ये क्वेश्चन था जो ज्यादा अच्छा था हमारा, सही है। तो क्या यहाँ तक का हमें समझ में आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले कंसेप्ट से? क्या हम कार्टेशियन कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास 2 सेट दिया है? यस सर। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तो हम सेट निकाल सकते हैं? हाँ सर। अगर दो सेट दे रखे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है बेटे, तो ये जो चीजें है ना, बेसिक चीजें, ये हमने सीखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट से 11th वाले पोर्शन से। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रिलेशन का। तो रिलेशन की बात हमने 12th में स्टार्ट कर दी थी, तो थोड़ा सा कुछ चीजें यहाँ पे एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें। अब क्या है कि हमने क्या देखा, जैसे यहाँ पे 2 एलिमेंट देखो क्या दे रखा है, 2 सेट P इक्वल टू P क्या है, ABC दिया है, और Q में आपके अली, भानु, विनोय, चंद्र और दिव्य, 5 नाम दे दिए, सही है। तो अब P और Q को इन्होंने क्या किया, P और Q से ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करने शुरू किए। अब
क्या होगा आपके पास, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट हैं और इसमें 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल आपके 3 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 15 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म 15. से। Yes, sir. तो यहाँ से जो 15 ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हो रहे हैं, उस 15 ऑर्डर्ड पेयर में से इन्होंने क्या कुछ कुछ मीनिंगफुल रिलेशन फॉर्म करने शुरू किए। अब उस मीनिंगफुल रिलेशन में इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि क्या किया जाए कि आपका जो नाम है उस नाम का फर्स्ट लेटर ही लिया जाए, तो क्या होगा। तो उससे क्या है कि एक आपका रिलेशन फॉर्म होगा। अब क्या हुआ, हमने क्या है, जैसे अली का फर्स्ट लेटर ए है तो यहाँ ए से कनेक्ट कर दिया, भानु और बिनोय का फर्स्ट लेटर आपका बी है तो बी से कनेक्ट कर दिया, सही है। चंद्रा का आपका फर्स्ट लेटर सी है तो सी से कनेक्ट कर दिया। दिव्या के लिए कोई लेटर यहाँ पे हमारे पास है नहीं, तो ए बी सी का यहाँ पे अली भानु इसके साथ में एक रिलेशन आया हुआ है। तो अब क्या है कि देखो ए बी सी इससे रिलेट हुए, ये ऑर्डर्ड पेयर के कुछ पोर्शन है, सही है। तो क्या किया हमने, जो सबसेट था पी क्रॉस क्यू के जो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आ रहे थे, उस ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ लिमिटेड ऑर्डर्ड पेयर हमने ले लिए और उनके बीच में हमने एक रिलेशन क्रिएट किया। वो रिलेशन था फर्स्ट लेटर ऑफ ए नेम, ठीक है। तो इससे क्या है कि हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे उसके जो सबसेट हैं, वो सबसेट कुछ ना कुछ कई बार मीनिंगफुल होगा, कई बार नॉन मीनिंगफुल होगा, ठीक है। ऐसे क्या देंगे, आपके सेट्स फॉर्म करके देंगे। नॉन मीनिंगफुल कहने का मतलब ये है कि देखिए हम लोगों की इनकैपेबिलिटी है कि हम उसके बीच में रिलेशन कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। जैसे अगर हम बात करें रामानुजन की, तो आप देखो रामानुजन क्या होता था, उनको कोई भी 3-4 नंबर आप दे दोगे ना तो उसके बीच में वो कोई ना कोई रिलेशन कैलकुलेट करके दे देते थे, मीन्स बता ही देते थे कि भाई इन नंबरों के बीच में ये रिलेशन है। तो इसीलिए उनको मतलब उस गॉड ऑफ मैथमेटिक्स उस टाइम पे बोला जाता था। क्यों? क्योंकि भाई कुछ चीजें ऐसी थी कि वो बहुत जल्दी पैटर्न पकड़ लेते थे, ठीक है। तो आप ये देखो वो बंदा मतलब रिलेशन कैलकुलेट कर ले रहा है। अब ये हम लोगों की इनकैपेबिलिटी है कि अगर हमारे पास 4 नंबर दे रखे हैं तो उस 4 नंबरों के बीच में हम रिलेशन होगा मगर हम नहीं निकाल पा रहे, सही है। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, जैसे मान लीजिए यहाँ 15 ऑर्डर्ड पेयर मीन्स 2 की पावर 15, ये जो फॉर्म हो रहे इतने रिलेशन यहाँ से फॉर्म हो सकते हैं, मगर इतने रिलेशन में से हम कितने रिलेशन सोच पा रहे, ठीक है। तो इस वजह से ये जो चीज था ये आपके रामानुजन को यूनिक बना देगी, है ना। तो सिमिलरली क्या है, जैसे अभी हम जो रिलेशन की बात करेंगे यहाँ पे भी हम 4 रिलेशन की ही बात कर रहे हैं, और आप सोचिए कि कितने रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो a subset of p cross q by introducing a relation r between the first element of x or second element of y of each pair, ठीक है। अब हमने यहाँ से रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट की। अब डेफिनेशन क्या दिया इन्होंने, अभी तक का हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर्ड पेयर बना रहे थे, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में हमने x और y के बीच में कोई भी रिलेशन हमने नहीं रखा था। अब इन दोनों को हम रिलेट कर रहे हैं कि x y से कैसे कनेक्ट होगा। तो हमने क्या किया, r इक्वल टू एक्स वाई लिखा है सच दैट x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। तो यहाँ से हमने एक रिलेशन कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे रिलेशन की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है ऑर्डर्ड पेयर के बाद। अब क्या है कि यहाँ से आपका जो रिलेशन है, रिलेशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। क्या डेफिनेशन, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए। अब देखिए यहाँ पे भी इन्होंने नॉन एम्प्टी सेट यूज किया, क्यों किया, क्योंकि ये लिया गया ऑर्डर्ड पेयर से। बेटे ऑर्डर्ड पेयर में ही अगर फाई आ जाएगा तो रिलेशन फॉर्म कहाँ से करेंगे, उसमें तो एलिमेंट ही नहीं होगा, वो भी नल सेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी। तो नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी के बीच में अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो है क्या, इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। वो आपका सबसेट होगा ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशन बिटवीन। अब जो वो सबसेट हम निकाल रहे हैं वो निकालेंगे कैसे, सबसेट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब वो रिलेशन हमें कैसे कैलकुलेट करना है,
फर्स्ट और सेकंड के बीच में कोई ना कोई रिलेशन डिफाइन करके कि वो रिलेशन क्या होगा। हो सकता है कि सेकंड एलिमेंट इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और फर्स्ट एलिमेंट आर इवन नंबर, ऑड नंबर, तो ऐसे बहुत सारे, या सेकंड एलिमेंट इज ए मल्टीपल ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह के हम बहुत सारे रिलेशन निकालेंगे। इस रिलेशन से हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में से कुछ ऑर्डर्ड पेयर को लेना पड़ेगा, सबको नहीं लेना पड़ेगा। अब क्या है कि यहाँ पे दो टर्म आएंगे, एक तो होगा आपका इमेज, दूसरा होगा प्री इमेज। तो यहाँ पे दो टर्म और डिफाइन किए, एक तो इमेज डिफाइन किया है, दूसरा आपका प्री इमेज। ठीक है, तो इमेज और प्री इमेज है क्या, मीन्स आपका अगर यहाँ पे मिरर है हमारा, तो इस मिरर के इस तरफ ये इमेज है। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, इस रियल ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज है, और इस इमेज के लिए जो पहला वाला जो होगा वो प्री इमेज होगा, इमेज से जो पहले है। ठीक है, तो इसको हम प्री इमेज बोलते हैं। या अगर हम x और y की बात करें तो यह आपका इस तरह से देखो, दो सेट फॉर्म करेंगे हम, तो ये आपका x है, ये आपका y है, तो x से जब y जाएंगे तो ये x का इमेज हुआ, y इज द इमेज ऑफ x। और अगर हम x की बात करेंगे तो x इज द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, x इज द प्री इमेज ऑफ y, और y is the image of x। ठीक है बेटे, सही है। तो यहाँ पे दो चीज क्या है, जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट फॉर्म करोगे, रिलेशन फॉर्म करोगे, तो रिलेशन में जब इस तरह से एरो डायग्राम फॉर्म करोगे, तो जब आप a से b जा रहे हो और फर्स्ट एलिमेंट आपका x है, सेकेंड एलिमेंट y है, तो y इज द इमेज ऑफ x होगा और x इज द प्री इमेज ऑफ y होगा। आप ये मिरर वाला, इसको आप x ले सकते हो, ये y, तो y इज द इमेज ऑफ x और x इज द प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, तो ये है। अब देखिए क्या कह रखा है यहाँ पे, जो इसमें आपका सेकेंड एलिमेंट होगा, द सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड एलिमेंट को हमने फर्स्ट एलिमेंट का इमेज बोला। तो कुछ कुछ डेफिनेशन हम यहाँ पढ़ेंगे, वो मगर लेस इंपोर्टेंट है, मगर फंक्शन में जाके वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की हम बात करें, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन आर from a set A to a set B is called a domain of the relation R। क्या बोला गया, अगर आपने कोई रिलेशन कैलकुलेट किया है, मीन्स A से B के बीच में कोई रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हो, तो A में आने वाले रिलेशन में आपका जो रिलेशन फॉर्म हो रहा है, उस रिलेशन में A के जितने भी एलिमेंट होंगे, उस एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो बेटे यहाँ से हमारा एक नया वर्ड आया है, डोमेन। तो ये फंक्शन में बहुत ज्यादा यूज होगा। तो डोमेन ऑफ द रिलेशन, तो ए और बी के बीच में हमने रिलेशन देखा, तो सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर किसमें, इन ए रिलेशन, तो वो हमारा क्या होगा, डोमेन होगा। सिमिलरली नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है रेंज का, एक नया टर्म हम यहाँ देख रहे हैं, रेंज। रेंज की डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट इन ए रिलेशन, रिलेशन में दिए हुए सेकेंड एलिमेंट के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे, तो वो रेंज हो जाएगा। एक और नया टर्म आता है यहाँ पे जिसको हम कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन, और देखो कोडोमेन क्या है, होल सेट ऑफ बी, होल सेट ऑफ बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। अब कोडोमेन और रेंज जो है, देखिए कोडोमेन और रेंज आपका जो दिया हुआ है, तो रेंज जो है आपका यहाँ पे, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन लिखा हुआ है। रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन क्यों लिखा है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। देखिए क्या है ना कि आपने क्या किया, जैसे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे जो क्यू दिया है, तो क्यू में हमारे पास ये 5 नाम दे रखे हैं ना, तो ये जो 5 नाम दे रखे हैं, इस नाम को हम कोडोमेन बोल रहे हैं, इस नाम को हमने कोडोमेन बोला। मगर जब हम यहाँ पे रिलेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आने वाला जो रिलेशन होगा, देखिए ये रिलेशन आपका दे रखा है, ये जो रिलेशन गिवन है आपका,
ए अली, बी भानु, बी बिनोय और सी चंद्रा, ये जो है ये रिलेशन है। और यहाँ पे बी में आने वाले जो एलिमेंट है वो बी के सेट हो गए। इस पूरे एलिमेंट्स को हम कोडोमेन बोलेंगे, इसके कलेक्शन को। और अगर मैं रिलेशन में कलेक्शन देखता हूं तो रिलेशन में अली आया, भानु आया, बिनोय आया और चंद्रा आया, चार ही एलिमेंट्स आए बेटे। तो अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, इन चारों एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा इसको हम रेंज बोलेंगे। और अगर सबका ले लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका हो कोडोमेन। जाएगा टोटल कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि रेंज जो आपका रिलेशन में जो रेंज फॉर्म हो रहा है, रेंज में आने वाले एलिमेंट मैक्सिमम ये पूरा हो सकता है या तो इससे कम ही होगा। क्योंकि आप देखो रिलेशन आपने क्या है कि आप रिलेशन इज ए सबसेट है ना। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट है तो मैक्सिमम क्या है, आप सबके सब ऑर्डर्ड पेयर ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो। और क्या होगा इससे, अगर आप कम की बात करोगे तो कुछ ऑर्डर्ड पेयर को आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप कुछ ऑर्डर्ड पेयर छोड़ दोगे तो रिलेशन में जो रेंज होगा वो अब कोडोमेन से कम हो जाएगा। अगर आपने क्या किया, सबके सब ले लिए हैं तो उस केस में रेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, कोडोमेन हो जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटे कि रेंज हमेशा क्या होगा, कोडोमेन से कम होगा आपका। आया ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे सी के साथ में कोई डी दिया होता तो डी को अगर मैं इससे जोड़ देता तो अब मेरा कोडोमेन और रेंज दोनों क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। इक्वल हो जाता। ठीक है। तो ये, तो इसके हाँ सर। अलावा जैसे और भी जो पॉसिबिलिटी होगी उस केस में हम क्या बोलेंगे कि आपका रेंज किससे छोटा होगा, कोडोमेन से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पे आपके जो टोटल एलिमेंट है उस टोटल एलिमेंट से कम ही एलिमेंट आएंगे रिलेशन में। तो हमने क्या तीन पॉइंट्स के बारे में बात की, एक तो डोमेन के बारे में, दूसरा कोडोमेन और तीसरा रेंज। तो एक तो हम इसकी बात करें, दूसरा इमेज और प्री इमेज की बात करें। दो डेफिनेशन हमारे पास दे रखी है। तो ए क्रॉस बी दिया है तो फर्स्ट रिलेशन का पहला जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का कलेक्शन लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन होगा। डोमेन हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन लोगे तो वो रेंज हो जाएगा। और पूरा जो सेट बी है उस ए क्रॉस बी में तो बी सेट क्या होगा आपका, कोडोमेन होगा। एक तो हमने इसकी, कोडोमेन हो जाएगा। दूसरी हम बात करें इमेज और प्री इमेज की। तो ए क्रॉस बी अगर आपके पास दे रखा है तो ए क्रॉस बी में जो बी वाले का एलिमेंट होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा, तो y इज द इमेज ऑफ x बोला जाता है। और x इज द प्री इमेज, जो पहले आएगा वो प्री इमेज होगा, जो बाद में आएगा वो क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ठीक है बेटे। तो ये हमने पांच चीजें यहाँ से देखी, इमेज, प्री इमेज, डोमेन, कोडोमेन और, सही है, तीसरा आपका रेंज। ठीक है। रेंज। अब क्या है, कुछ देखो क्या दे रखा है कि हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है, ये रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड एल्जेब्रिकली आइदर बाय रोस्टर फॉर्म मेथड और बाय सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारा जो रिलेशन है वो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। हम उसको क्या है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है वो सबके सब लिख दें। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है तो इसमें क्या है, जितने ऑर्डर्ड पेयर थे वो सबके सब हमने लिख दिए, है कि नहीं। ठीक है। तो एक ये फॉर्म हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है कि हम क्या करें, डेफिनेशन यहाँ पे जो ये रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन में एक्स और वाई के बीच में डेफिनेशन दे रखा है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, है कि नहीं। तो हम रिलेशन को, जैसे हम सेट को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, इसी तरह से रिलेशन को भी रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, समझ में आया ये बात। अब क्या है कि अब हमें बात कर रहे हैं कि भाई जैसे फंक्शन में हम इसका बहुत यूज करेंगे, तो अब हम बात करें एरो डायग्राम के बारे में कि एरो डायग्राम क्या है। अभी क्या किया हमने, सेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया। देखो अब सेट में आने वाले या कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है या रिलेशन आपका जो फॉर्म हो रहा है उसको आपने एक तो सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगर हम ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो हम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी एलिमेंट दे रखा है या ए बी दे रखा है रिलेशन में, तो ए बी रिलेशन में तो हम इसको पहले वाले को ए कंसीडर कर लेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा और सेकंड वाला आपका बी हो जाएगा। और आपका रिलेशन है तो उसको आप एरो से रिप्रेजेंट कर दो। तो जिस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये जो 2 से लेके 6 तक का ये हमारे रेंज हो जाएंगे, 1 to 6 आपका कोडोमेन होगा। यहाँ पे आपका 2 to 6 ये क्या है, रेंज है। 1 to 6 आपका क्या है, कोडोमेन है। और यहाँ पे ये सभी एलिमेंट वो क्या हो जाएंगे आपके, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5
ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या है, डोमेन में आएगा, है ना। डोमेन हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये चीज हमें लेना है। यस सर। चलो बेटे, अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास ये P दिया है, Q दिया है, तो P और Q का एरो डायग्राम फॉर्म करके दे रखा है, और आपको क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 9 है, तो 9 आप देखो, यहाँ 9 कनेक्ट है से -3 से, इसका मतलब 9 स्क्वायर है। 4 -2 और 2 से कनेक्ट है, और 25 देखोगे तो ये 5 से और -5 से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब 9, 4 और 25 ये तीनों स्क्वायर हैं। किसके स्क्वायर हैं, जो क्यू में नंबर आ रहे हैं। अब एक तो ऐसा है कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर दूं। जैसे क्या है, 9 - 3, फिर 9 का 9 3 4 2 4 -2 25 5 25 -5, तो ये सभी को हमने क्या ले लिए, सब एलिमेंट ले लिए, तो ये हमारा क्या बन गया, रोस्टर फॉर्म बन गया। दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें डेफिनेशन लिखना होता है, तो एक्स और वाई के बीच में डेफिनेशन क्या होगा कि एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। ठीक है, वाई। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हम कैपेबल हो गए हैं कि कब अगर कोई रिलेशन हमारे पास दे रखा है, तो या एरो डायग्राम दिया है, तो उस एरो डायग्राम से हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर पाए या रोस्टर फॉर्म में उसको लिख पाए। तो क्या हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, आया ना। हाँ सर। ठीक है, अब हाँ हम सर। बात कर रहे हैं नीचे डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन, तो यहाँ पे तीन ही एलिमेंट है, 9 4 और 25, तो ये क्या हो गया हमारा डोमेन। 25। में रेंज में जो जो एलिमेंट कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या 1 को छोड़ के सभी एलिमेंट कनेक्ट है। तो यहाँ पे 2 -2 हाँ 3 -3 -4 और ये पूरे क्या हो गया, रेंज हो गया। अब क्या है कि अगर रेंज 1 भी इंक्लूड कर दिया जाए तो ये पूरा ओवरऑल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, कोडोमेन। डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। हाँ, तो ये पूरा जो सेट है ये क्या हो गया हमारा, कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए, अब जाके इन्होंने ये डेफिनेशन दिया कि रिलेशन नंबर ऑफ टोटल जो रिलेशन है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन वो कितने होंगे। तो नोट करके क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो वो तो हम जानते हैं कि रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी के जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो हैं। अब क्या है कि अगर ए के नंबर ऑफ एलिमेंट पी है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है, तो काट जो आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो पी क्यू होंगे, और आपके नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, टू दी पावर पी क्यू, है कि नहीं। अब जाके इन्होंने ये डेफिनेशन दिया है। तो अब देखो एग्जांपल 3 की अगर 9 की बात करें, तो इसमें क्या है कि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट हो गए। तो आपसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में आपके नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टू दी पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बेटे, समझ में आया, समझ में आया सबको। हाँ सर। चलो हाँ ठीक सर, समझ में आया। ठीक है बेटे, तो अब हाँ हम सर। एक्सरसाइज यस सर, आ गए। करना शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज सीखा है। सबसे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने ऑर्डर्ड पेयर देखा, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे वो देखा। फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड इक्वल होना चाहिए। के। सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा कि आपका जो ऑर्डर्ड है, ए क्रॉस बी में जो ऑर्डर होगा, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये हमने देखा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि आपका, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद में हमने रिलेशन की बात की। फिर रिलेशन में हमने हाँ। क्या देखा कि आपका रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उस ऑर्डर्ड पेयर में से आपको कुछ ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट करना है, तो वहां से हमारा रिलेशन बनेगा। सही है, तो हमने उसकी बात की। अब क्या है कि रिलेशन जब हमने बात किया, तो रिलेशन ए टू बी में डिफाइन होगा, तो वहां पे आपके 5 टर्म्स आए। एक तो इमेज आया, एक प्री इमेज आया। तो जब आप ए क्रॉस बी की बात करोगे, तो ए को फर्स्ट एलिमेंट बोला जाएगा, बी को सेकंड एलिमेंट बोला जाएगा। तो सेकंड एलिमेंट में रिलेशन में जो भी एलिमेंट आएगी उसको इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट बोला जाएगा, और फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोला जाएगा, प्री इमेज ऑफ सेकंड एलिमेंट। ठीक है, फिर हमने सेकंड बात किया डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। तो जब हम रिलेशन लिखते हैं, तो रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होगा, सेकंड एलिमेंट आपका रेंज होगा, और अगर रेंज। पूरा बी सेट लेंगे तो वो आपका कोडोमेन हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने बात की नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी में। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालोगे, और टू दी पावर पे ले लोगे, तो वो नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा। तो अब आपका जो एक्सरसाइज है वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा।
जैसे लेट, पहला क्वेश्चन है लेट ए इक्वल टू, लेट ए में आपके पास 1 से 14 एलिमेंट दे रखे हैं, डिफाइन ए रिलेशन ए आर फ्रॉम ए टू ए। तो अब ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन करना है। अब डिफाइन कैसे करना है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स आपका 3x माइनस वाई, यानी कि आपका आप ऐसे लिख सकते हो। तो अगर आपको सेकेंड एलिमेंट लेना है तो सेकेंड एलिमेंट इज द मल्टीपल ऑफ फर्स्ट आपका, सॉरी 3। तो अगर 3 3 का मल्टीपल है तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो 0 सकता है, 6 हो 1 सकता है, 9 हो सकता है और 12 हो सकता है। y 12 हो सकता है। है ना। हाँ तो y क्या क्या होगा x आपका, सही है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जो 3 की टेबल में आता है और लेस देन आपका 14 होना चाहिए। तो 0, 3, 6 और 9 और 12, ठीक है, ये सब एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर आपका y 0 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। अगर y 3 होगा तो x का वैल्यू 1 होगा। अगर आपका y देखो 2 6 होगा तो x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 हो गए। तो ये आपके रिलेशन फॉर्म पे है कि नहीं, सही है। 0,0 1,3 2,6, फिर 0 1 2 3 4, आप सर ऐसे ले लो 0, सर 0,0 नहीं आएगा। सॉरी 0 तो है ही नहीं ना इसमें, हाँ 0 तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन। तो 1 से लेके 14 दे रखा है। तो 1 से 14 है तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 3 ऐसे। तो ये हमारे रिलेशन क्रिएट हो गए, है कि नहीं। अब हम इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन, है कि नहीं। फिर अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में क्या आ जाएगा आपका सेकेंड एलिमेंट। और कोडोमेन की बात करें तो ये सभी एलिमेंट आपके क्या हो जाएंगे, कोडोमेन। हाँ या ना, क्या ये बात सबको समझ में आई, हाँ सर। सबको समझ में आया बेटे। यस सर। हाँ सर। चलो ठीक है। अब डेफिनेशन 2 की बात करें, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट में हमें रिलेशन डिफाइन करना है और रिलेशन क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। और फिर क्या दे रखा है, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 3 ठीक तो होगा नेचुरल नंबर। तो y कितना होगा, 1 प्लस 5, हाँ 2 प्लस 5 7, 6 5 प्लस 3 7 और 8 8, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, 1 6 2 7 और 3 8, ये 3 पेयर बन गए। अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे डोमेन बताना है, रेंज बताना है। क्या हम लिख सकते हैं, हाँ सर। चलो ठीक है। तो ऐसी बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ए दिया है, बी दिया है, रिलेशन डिफाइन करना है ए से बी में, और आपसे कह रखा है डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड नंबर, ठीक है। तो अब आपको इस तरह से पेयर लेना है कि उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा, है ना। ये नंबर दे ऑड हो रखे, जाए ये नंबर दे रखे। हम क्या जानते हैं कि ऑड नंबर कब आएगा, जब ऑड माइनस जब ऑड होगा, इवन होगा। और जब इवन माइनस ऑड होगा तभी भी क्या आएगा, ऑड होगा, हाँ या ना, सर ऑड माइनस ऑड तो सर इवन नहीं आएगा। इवन हो जाएगा ना, ये नहीं। हाँ यस सर। तो इवन माइनस ऑड करेंगे तो आपका क्या आएगा, ऑड आएगा। हाँ ऑड आ जाएगा। देखा था ना जब हमने जब हाँ 12th सर। लेक्चर देखा था, तो उस 12th वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि इवन माइनस इवन और ऑड माइनस ऑड, ये दोनों आपको क्या देता है, ये दोनों आपको क्या देता है, इवन देता है ना। इवन देता है। हाँ यस सर। माइनस ऑड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इवन माइनस ऑड करने पे इवन ऑड मिल जाएगा। ऑड मिल जाएगा। ऑड मिलेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सिमिलरली फिगर 2.4, तो 2.4 वाला फिगर है, सो ए रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q, राइट दिस रिलेशन। क्या रिलेशन है, 5 3 4 6 4 और 7 5, ये दे रखा है आपका, ठीक है। अच्छा इन दोनों के, इसका और इसका डिफरेंस देखो तो कितना है, 5 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, 6 और इसके बीच का डिफरेंस कितना, 2, और 7 और 5 इसके बीच का डिफरेंस 2। तो y इक्वल x इक्वल टू y प्लस 2। हाँ, तो x इक्वल टू वाई प्लस 2 हम ऐसे लिख सकते हैं, या आपका डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 2 2 होगा, होना है चाहिए। ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 2, 2 है ना।
तो इसमें और भी पॉसिबिलिटी आ जाएगी ना, मगर मॉडुलस नहीं हाँ करना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 2 या x इक्वल टू वाई प्लस 2 ऐसे ले लेंगे। तो इसको हमसे क्या रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर में तो आपका इस तरह से डेफिनेशन आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में तो 5 3 और 6 4 और 7 और 5 ले लेंगे, है कि नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। डोमेन रेंज दोनों लिख सकते हैं हम। फर्स्ट एलिमेंट क्या है डोमेन और सेकेंड एलिमेंट क्या है यस सर। रेंज है। ठीक है बेटे, सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 दिया है, लेट r बी द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे a b दिया है, a b बिलोंग्स टू a b दिया है और इतना इक्वल टू a है और b है बिलोंग्स टू a, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a बोल रखा है ना। तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो ऐसा निकाल सकते हैं हम, बहुत सारे सेट बन जाएंगे हमारे पास, हाँ है ना। जैसे आपका मान लो यहाँ से बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 बताना मुझे 6, 1 2 3 4 6 दे रखा है, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 हम ले लेते हैं। अब हम रिलेशन निकालना है, रिलेशन क्या दे रखा है हमारे पास, रिलेशन वो रखा है कि ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ये रिलेशन दे रखा है। अब आपका फर्स्ट एलिमेंट ए है, सेकेंड एलिमेंट बी है, तो यहाँ से a लेना है, यहाँ से b लेना है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो आप देखो 1 इज डिविजिबल बाय 1 होता है, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 6 इज डिविजिबल बाय 1। ठीक है, तो पहले रिलेशन में आपका 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 आ जाएगा। अच्छा, अब सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकेंड में आपका क्या होगा, आप देखो क्या 2 इज डिविजिबल बाय 2, हाँ सर। हाँ सर। है ना। हाँ सर। 2 अब क्या है, और तो नहीं हो सकता सर 4B वाला हो सर। 4 और 6। नहीं, 2 इज फोर डिविजिबल और बाय बेटे 2, 2 आपका न्यूमिनेटर में रहेगा, 2 इज डिविजिबल बाय 4, ऐसे ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं हो सकता। हाँ, सिमिलरली 3 इज डिविजिबल बाय 3 लेंगे, 4 इज डिविजिबल बाय 4 लेंगे। अब जब हम 6 की बात करते हैं, आप देखो 4 इज डिविजिबल बाय 4 होगा और 4 इज डिविजिबल बाय 2 होगा, आया ना। क्या 4 2 से डिविजिबल होता है, 4 4 से डिविजिबल होता है, आया ना। 6 2 से डिविजिबल होगा, 6 1 से डिविजिबल होगा, 6 3 से डिविजिबल होगा, 6 6 से डिविजिबल होगा, आया ना। समझ में आया बेटे। सर उधर तो लिखा b is exactly divisible by a। हाँ, तो b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, और a पहले आ रहा है और b बाद में आ रहा है। b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, तो b डिविजिबल होना चाहिए a से। हाँ सर। हाँ, तो तो 4 यहाँ 2 से से जब आप divisible 6 है। लोगे तो ये 6 जो है सेकंड वाले का ये b है, तो b किस किस से डिविजिबल, हाँ देखो 1 से डिविजिबल होता है ना, 2 से हाँ डिविजिबल 2 से होता भी है, होगा ना, 3 से डिविजिबल होता है और 6 से डिविजिबल होता है, 6 से भी। आया ना। हाँ सर। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फिर आपके पास क्या दे रखा है, डोमेन और रेंज बताना है, दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है, x और x प्लस 5 आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन दे रखा है x और x क्यूब दिया है, आप निकाल सकते हो, नंबर आपका 10 से कम लेना है, सही है। फिर उसके बाद लास्ट, अब सब इजी इजी क्वेश्चन ही a माइनस बी लिखना है। तो बेटे यहाँ तक का हमारा रिलेशन दिया हुआ था 11th में, ठीक है। तो मीन्स 11th का जो रिलेशन है उसने हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिखाया, इसने हमें रिलेशन निकालना सिखाया, इसने हमें रिलेशन कैलकुलेट करने के साथ साथ इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है ये सिखाया, और डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, आपका कोडोमेन क्या होता है ये सिखाया, है कि नहीं। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे ये सिखाया, बात समझ में आ रही। तो ये हमारा 11th का रिलेशन है। क्या आज हमने जितना भी कुछ पढ़ा सबको समझ में आया। हाँ सर। चलो, हाँ सर। यस सर। आप एक बार ना ये पीडीएफ, वैसे तो मैंने शायद कल भेज दिया था, वो आप एक बार देखिएगा, वैसे मैं ये भी भेज दूंगा ताकि आप एक बार पूरा रिवाइज कर सकें।
अब क्या है कि हम मान के चल रहे हैं कि जो 11th का रिलेशन है और 12th का जो रिलेशन के बेसिक कंसेप्ट है वो आपको आ चुके हैं, सही है। तो फिर हम कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे, सही है ना। तो हम कल से फंक्शन से बेसिक से लेके आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं एक बार इंश्योर हो जाना चाहता हूँ कि भाई आपको रिलेशन ढंग से आ गया है, ठीक है। क्योंकि बेटे देखो, यस सर। function के जो हमने बेसिक Yes, कंसेप्ट sir. देख रहे हैं और इसी में मैं बहुत अच्छा लेवल तक का क्वेश्चन बना सकता हूँ रिलेशन का ही यूज करके, ठीक है। तो आप जितने भी कंसेप्ट दे रखे हैं वो बेसिक कंसेप्ट को बार बार देखो, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, उंगलियों पे गिन सकते हो 5 या 6 कंसेप्ट हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज भी और कल भी हमने जो पढ़ा। तो अभी क्योंकि बोर्ड का आपका 12th हमारा बोर्ड भी है, तो हमें क्या है एनसीईआरटी पे भी थोड़ा ढंग से ध्यान देना है, सही है। तो हम एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर ले रहे हैं। अब क्या है कि हमारा जो, अगर हम बात करें ना, तो अभी तीनों सेंटर की जो बात हुई सभी सेंटर्स की, तो एक्चुअली क्या है कि आपका इस बार जो टेस्ट होगा मीन्स आपका पैरेलली टेस्ट भी चलेगा। तो अगर हम बात करें तो हमारे टेस्ट में आने वाला जो चैप्टर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। जैसे क्योंकि हमारा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, मगर और सेंटर में कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो उन्होंने लास्ट में बचा के रखा था, सही है। तो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है। दूसरी बात है लिमिट, सही है। तो लिमिट हम बेसिक पढ़ चुके हैं, मगर एडवांस लेवल वाला हमें पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन वाला पोर्शन कुछ कर लेंगे ताकि आपको लिमिट में चीज़ें हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इस बार का एम है वो लिमिट पढ़ना है हमें, सही है ना बेटे। Yes, sir. तो फंक्शन पढ़ने के बाद हम फिर लिमिट पढ़ेंगे। Yes, sir. तब तक यस आप सर। क्या कीजिए, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर रिवाइज करो। और अपने जो डाउट्स हैं, देखो बहुत सारे लोगों के जैसे डाउट्स भेजते हैं ना, तो मैं कई बार बता नहीं पाता हूँ, सही है। तो आप डाउट कंटिन्यूसली भेजते रहो, आपके जो भी डाउट्स हैं। मैं एक ही बार मतलब जैसे वीक में एक दिन हम ऐसा निकालेंगे जिस दिन हम डाउट बताएंगे, है ना, या डाउट डिस्कस कर लेंगे, यस सर। ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो आप सेंड कर दिया करो मुझे। Yes, sir. चलो बेटे, इतना ही करते हैं आज, है ना। हाँ. ठीक है बेटे, तो कल हम फंक्शन की बात करेंगे या सैटरडे को हम डाउट डिस्कस करेंगे। निसर्ग ने भी बहुत सारे डाउट भेजे हैं, वो सब जितने हैं ना, और भी आप लोग भी भेजो, तो जितने भी डाउट्स हैं वो हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटे, ठीक है, बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ठीक है बेटे।